हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखने जा रहे हैं एट एन एटम कि जब एटम कौन सा जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिन एटम से मिलके बना होता है, हम वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल है तो वो एटम से मिलके बना होता है या मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। तो जो भी बिल्डिंग ब्लॉक है उस मटेरियल का हम वो कंसिडर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम वो बिल्डिंग ब्लॉक ले रहे हैं एटम। तो ऐसे तमाम डाइलेक्ट्रिक्स जो एटम के मिलके बने हुए हैं, जैसे डायमंड है वो कार्बन एटम से मिलके बना हुआ है, तो इस तरह से। और मॉलिक्यूल्स के लिए भी हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट सेम होगा। तो जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स अगर हम देखें तो वो हम बल्क स्टेट में ले रहे होते हैं, हम एक एटम नहीं ले रहे होते। ओके, तो बल्क स्टेट मीन जिसमें बहुत सारे मिलियन ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं। हमने ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया और उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे, और हम ये देखना चाहते हैं उसमें ये एक यहाँ पे जो एटम है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सपीरियंस हो रही है, क्या लग रही है। तो ये सिंपली ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी जो ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये यहाँ पे जो बेचारा यहाँ पे जो एटम मौजूद है। एक एटम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में बहुत सारी फील्ड्स के अंडर होता है और ये बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एटम का मतलब ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो एक बल्क स्टेट में है उसमें एक एटम जो मौजूद है उस एक एटम पे वो एक एटम कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है या जनरेट कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक एटम इन अ डाइलेक्ट्रिक फेस कर रहा होता है, एक्सपीरियंस कर रहा होता है या जनरेट भी कर रहा होता है। एक्सपीरियंस और जनरेट हम इक्विलिब्रियम में बात कर रहे होते हैं, ये बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगी, एक ही बात होती है अगर मैं ये कह रही हूँ तो यहाँ पे हम अभी एक्सपीरियंस की बात करेंगे। तो एक एटम जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जब उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसको हम लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो द फील्ड एक्सपीरियंस बाय एन एटम इन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हेन अ external electric field is applied on that material is known as local electric field। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये फाइंड आउट करने के लिए कि एक एटम किन किन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंडर है, कौन कौन सी वो फील्ड्स को एक्सपीरियंस करता है, हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहला ये हमने स्टेप बाय स्टेप देखना है कि एक मटेरियल के साथ होता क्या है जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ ज़रा विलेज में आई हुई है, यहाँ पे बहुत सारा शोर है बाहर, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। तो अब ये मटेरियल हमने, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो हम जानते हैं कि जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर रखा जाता है तो वो पोलराइज हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में तो वो पोलराइज हो जाता है। तो पोलराइजेशन के प्रोसेस में ये होता है कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे अब एटम्स में बिगर साइज़ में बना रही हूँ ताकि हमें दिख सके, जबकि हमें पता है कि ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डाइपोल्स या एटम्स होते हैं इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये मैं सिर्फ सरफेस वाले बना रही हूँ। ओके, तो अंदर वाले एटम्स हम बाद में बना लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने से पहले एटम जो है वो एक न्यूट्रल सिमेट्रिक कन्फिग्रेशन में होता है। अगर ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो इसमें एटम बिल्कुल न्यूक्लियस उसका सेंटर में होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स इसके क्लाउड उसके अराउंड होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसके अराउंड होता है और वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सच दैट जितना नेगेटिव चार्ज इस साइड पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज इस साइड पे है, जितना नेगेटिव चार्ज इस साइड पे है उतना ही इस साइड पे है। नेट इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, मीन्स सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई की जाती है, लेट्स से इस डायरेक्शन में अप्लाई की गई है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चला जाता है और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करते हैं। तो ये ऐसा होगा कि ये कन्फिग्रेशन इस तरह से हो जाएगी कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मूव करेगा, डिस्प्लेस कर जाएगा। स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट ये होती है और ये बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होती है ये, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सारा जो है अगेंस्ट द फील्ड जो है चला जाएगा, इस साइड पे हो जाएगा। ठीक है, अगेंस्ट द फील्ड मीन्स इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इकट्ठा हो जाएगा सच दैट इस साइड पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे और वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस कम हो जाएंगे। हेंस इस तरह से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले सिमेट्रिक थी
वो एसिमेट्रिक हो चुकी है। और जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक हो के मींस एक तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, तो ये एक डाइपोल बना। ठीक है, डाइपोल बना क्योंकि अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान एक सेपरेशन, डी सेपरेशन मीन जितना ये पॉजिटिव चार्ज मूव किया है ना टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, वो डी सेपरेशन और वो साइज़ ऑफ एटम से भी स्मॉलर होती है, 10⁻⁻10 से भी स्मॉलर ये डिस्प्लेसमेंट होती है। बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होती है लेकिन फिर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट एक डाइपोल बनाती है। ठीक है, एक डाइपोल बना, हमने एक एटम एक कंसिडर किया ना और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे अगर ये सारे डाइपोल्स बने तो यहाँ पे ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सारे इस साइड पे सारे नेगेटिव क्लाउड यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, सच दैट सरफेस पे इधर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, और ये जुदा नहीं होते अपने पॉजिटिव न्यूक्लियस से। ये डाइलेक्ट्रिक्स में हम ये देखते होते हैं, ये प्रॉपर्टी है। जबकि कंडक्टर्स में क्या होता है कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज अंदर रह जाता है क्योंकि वो मूवेबल नहीं होता और इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री चार्जेस हैं सारे सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और सारे के सारे सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं, सेपरेट ही होते हैं ना पहले से। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये इंड्यूस तो हुए हैं लेकिन वो अपने पॉजिटिव न्यूक्लियाई के साथ ही हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी ये इसी तरह से होगा। ठीक है, तो ये सरफेस पे चार्जेस और यहाँ पे ये पॉजिटिव न्यूक्लियस इधर इसी तरह की ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी ना, सच दैट यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज नेट, सच दैट ये साइड ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी और ये साइड ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। और ये सरफेस की सिर्फ बात कर रहे हैं हम, सिर्फ सरफेस की अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये पोलराइज होगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है ड्यू टू दिस सरफेस चार्जेस, जिसको हम नेक्स्ट वन देखेंगे कि उसे हम E1 का नाम देते हैं। सिर्फ सरफेस चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है ना उसको हम डीपोलराइजिंग फील्ड कहते हैं, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि एक्सटर्नल जो अप्लाइड फील्ड थी वो इस डायरेक्शन में थी। ठीक है, लेकिन जो ये फील्ड है ये वाली जो इंड्यूस चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हुई, यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं या पॉजिटिव, तो फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये इस तरफ डायरेक्शन में फील्ड जनरेट हुई है ये वाली इन सरफेस चार्जेस की वजह से, जिसे हमने E1 का नाम दिया। और ये क्योंकि ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू अप्लाइड फील्ड है तो इसको हम डीपोलराइजिंग फील्ड कहते हैं। और सरफेस इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि कोई भी एक्सटर्नल एजेंट फेस करता है। ठीक है, और क्योंकि ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू अप्लाइड फील्ड है एंड दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि ये एक्सटर्नल फील्ड एक्सपीरियंस करती है, सो ये डीपोलराइजिंग फील्ड कहलाती है। इंटरनल अभी हमने डाइपोल्स को कंसिडर ही नहीं किया। ठीक है, ये सरफेस पे जो डाइपोल्स बने हैं पोलराइजेशन हुई है और उनको पोलराइज्ड चार्जेस कहते हैं। ये जो स्लाइटली यहाँ पे नेगेटिव आ गया है ना, एक तरफ इकट्ठा हो गया नेगेटिव और उसको ये एक तरफ इकट्ठा हो गया पॉजिटिव, इनको पोलराइज्ड चार्जेस कहते हैं या बाउंड चार्जेस कहते हैं, क्योंकि ये फ्री नहीं है, बाउंडेड हैं स्टिल अपने एटम के साथ, लेकिन यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं ना तो इसलिए इनको बाउंड चार्जेस कहते हैं, बाउंड बाउंड। ठीक है, एंड या पोलराइज्ड एटम्स और पोलराइज्ड चार्जेस इनको कहते हैं क्योंकि पोलराइजेशन के नतीजे में यहाँ पे इंड्यूस हो गए हैं। तो ये एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ये फील्ड ऑल द टाइम मौजूद होती है। ये फील्ड जब अप्लाई की, सबसे पहले एटम्स आराम से चैन सुकून से बैठे हुए थे जब अप्लाई नहीं की हुई थी। ठीक है, और कोई पोलराइजेशन उनमें नहीं थी, लेकिन अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि वो कुछ टाइम लेते हैं ये डिस्टॉर्ट होने के लिए, मतलब पोलराइज होने की। पोलराइज होने के बाद क्या हुआ, ये फील्ड जनरेट हुई। अब पहले जो फील्ड ये थी सिर्फ E0 इस पर अप्लाई हो रही थी। E0 अप्लाई होने के फ़ौरन बाद E1 भी जनरेट हो गई। ठीक है, तो ये अभी E1 जनरेट हुई है, ये सरफेस भी तो हमने कर दिए लेकिन इसके अंदर भी तो पोलराइजेशन हो रही है। तो अब अंदर तक लेके जाते हैं, हम एटम तक बात लेके जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि किस तरह हम एटम को देखते हैं कि वो कितनी एक्सपीरियंस कर रहा है फील्ड्स को। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये जो हैं ये भी डाइपोल्स बन रहे होंगे, यहाँ पे भी सारा का सारा मटेरियल पोलराइज हो गया है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है पोलराइजेशन हर तरफ सेम हो, मैग्नीट्यूड डिफ़र कर सकता है, डिफरेंट डेप्थ्स पे पोलराइजेशन डिफरेंट होती है, ये सारी होती हैं, तो वो पी की कैलकुलेशन में भी आ जाती होती हैं ये फैक्टर्स। तो यहाँ पे अब अगर यहाँ वाला देखें तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा। ठीक है, इसी तरह से सारे ये पोलराइज हो रहे होंगे। ठीक है, ये सारे पोलराइज हो रहे होंगे और ये भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहे होंगे। ये जो इनर
बाउंड चार्जेस हैं, ठीक है। ये सरफेस वाले तो हमने कंसीडर कर लिए जो कि E1 में आ रहे थे। ये इनर जो एटम्स हैं ये भी तो पोलराइज हुए हैं, ये भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहे होंगे अदर देन E1। ये भी तो जो वॉल्यूम में आ रहे हैं चार्जेस, इनकी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर मैं एक यहाँ पे एक एटम यहाँ पे ले लूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला मैं अगर एटम ले लूँ तो ये वाला एटम, ये एटम, ठीक है, ये एटम ये वाली फील्ड तो ऑल द टाइम मौजूद है, इस फील्ड को भी एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इस फील्ड को भी एक्सपीरियंस कर रहा होगा, और इन सब की वजह से जो फील्ड जनरेट हो रही है जो वॉल्यूम के अंदर है, इनकी वजह से भी फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ये एक एटम है। एक डाइपोल मीन यहाँ पे एटम ही डाइपोल बनता है। तो एक एटम की बात हो रही है ना, तो मीन्स एक डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल पे अगर एक डाइपोल क्या एक्सपीरियंस कर रहा है फील्ड, वो ही बात है कि जैसे एक एटम क्या एक्सपीरियंस कर रहा है फील्ड, ठीक है, एक ही बात है। तो ये एक एटम यहाँ पे जो मौजूद है ये इस एक्सटर्नल फील्ड को भी एक्सपीरियंस कर रहा है, ये जो सरफेस की वजह से चार्जेस ने अपनी ये फील्ड बनाई है इसको भी एक्सपीरियंस कर रहा होगा, और ये सारे हमसाए हैं इसके, इनकी वजह से भी फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए लॉरेंट्ज ने एक तरीका अपनाया। सबसे पहले लॉरेंट्ज ने इसको कैलकुलेट किया। उसने कहा कि मैं ये एक डाइपोल है ना, इसके अराउंड इसने एक स्फीयर बनाया सच दैट इस स्फीयर के अंदर बहुत सारे डाइपोल्स आ गए, लेकिन साइज ऑफ स्फीयर बहुत कम हुआ एज़ कम्पेयर टू द होल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो यहाँ पे तो मैंने काफ़ी इसे मैग्नीफाई कर दिया ना, तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर बहुत सारे डाइपोल्स मौजूद होंगे, ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर डाइपोल्स मौजूद होंगे, और इस स्फीयर का साइज़ जो है इस डाइपोल के साइज़ से काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। और इस स्फीयर का रेडियस लेस से r होगा, ठीक है। ये 3D है, यहाँ पे हम 2D डायग्राम बना सकते हैं। तो इस स्फीयर का रेडियस r होगा कोई, ठीक है, यहाँ पे मैं r लिख देती हूँ। अब ये जो मैंने यहाँ पे स्फीयर लिया है, ठीक है, तो ये जो साइड है ना, ये ज़्यादा नेगेटिव होगी दैन दिस वन साइड, ठीक है। ये नेगेटिव साइड है और ये ज़्यादा पॉजिटिव साइड होगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस की इस तरह से हुई है। तो इस स्फीयर की सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा, इस स्फीयर के सरफेस पे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है ना ये वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। इस स्फीयर के इस साइड की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मींस के यहाँ पे जो डाइपोल्स आ रहे होंगे ना, यहाँ पे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है। ये वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे ये सारे ऐसे ही थे कि ये पॉजिटिव इधर और यहाँ पे ये सारा नेगेटिव क्लाउड, ये पॉजिटिव और यहाँ पे इधर नेगेटिव क्लाउड, सच दैट पॉजिटिव जो है इस पे आ रहा होगा और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा होगा। और ये डाइपोल्स ही हैं, लेकिन क्या है, इकट्ठे कहाँ पे अपीयर हो, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला इधर एक साइड पे आ गया था ना, तो यहाँ पे इस तरह का ये स्फीयर है कि यहाँ पे ये नेगेटिव यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे इंड्यूस जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये इस तरह से हमने इसको बनाना है, मतलब नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस होगा, पोलराइज चार्जेस इंड्यूस होंगे। ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे इसकी सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। ये काफ़ी खिचड़ी बन गई है। तो जो एटम एक्सपीरियंस कर रहा होगा ना फील्ड, वो किसके इक्वल होगी, अब वो हम लिखते हैं। तो वो इक्वल होगी E0, ई लोकल जो है, लोकल मीन्स जो एटम एक्सपीरियंस कर रहा होगा। लेट्स से मैं ये एटम ले लेती हूँ, ये एटम जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो फील्ड क्या होगी, वो इक्वल होगी ये फील्ड, एक ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो, जो कि ऑल द टाइम इस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो E0 को एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो, प्लस ये वाली फील्ड जो सरफेस चार्जेस की वजह से है इस डायरेक्शन में, ये वाली फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा विच इज़ E1, ठीक है। प्लस अब ये इसके जो पड़ोसी हैं, ठीक है, ये एक हमने स्फीयर बनाया ना, इस स्फीयर की सरफेस पे जो फील्ड जनरेट हो रही है ना, वो इन सब की वजह से हो रही है, ठीक है, इन सब की वजह से हो रही है। तो ये इन सब का इफ़ेक्ट इसके सरफेस पे ही आ जाता है, मतलब जो हम लेंगे। तो ये जो सरफेस की वजह से ये पॉजिटिव यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस हुए, ये नेगेटिव ड्यू टू दीज नेबर्स, तो ये इस तरफ फील्ड की डायरेक्शन होगी क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन है E, और इसे हमने E3 का नाम दे दिया। जो सरफेस, ये जो स्फीयर हमने बनाया इसे लॉरेंट स्फीयर कहते हैं। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस हुए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुए, ठीक है। ये यहाँ इनके ऑपोजिट चार्जेस होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो इस स्फीयर के इस साइड पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे, और इस तरह यहाँ पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये इस तरह से होगी, और इसको नाम कर दिया हमने E2 किया, E2, यस ये E2 है,
ये E1, ये वाली E2 होगी। तो ये वाली फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा जो इन नेबर्स की वजह से होगी, ये जो मौजूद हैं इनकी वजह से उसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। प्लस ये अब स्फीयर के अंदर हम अब चलें तो ये स्फीयर के अंदर जो डाइपोल्स मौजूद हैं, ठीक है, इन सब डाइपोल्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और वो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे अंदर स्फीयर की यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा होगा ना, क्योंकि इनके न्यूक्लियाई भी तो हैं साथ ही, कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, तो यहाँ पे अंदर इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस आ रहा होगा ना, क्योंकि ये बाउंड चार्जेस हैं, तो जहाँ पॉजिटिव हैं वहाँ नेगेटिव एंड भी होगा। तो ये इस तरह से, ये वैसे फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए है, वरना ये जो है फील्ड ये सारी यहाँ पे अंदर जो आ रही होती है इन सारे डाइपोल्स से मिल के बनी होती है। ये आगे हम इन डाइपोल्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया था ना, डिराइव किया था ना, वो 1/4 पाई E0 r⁵ P डॉट R वेक्टर इंटू R वेक्टर माइनस R² P इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये वाली हम E3 के लिए यूज़ करेंगे नेक्स्ट ऑन। तो ये इन डाइपोल्स की वजह से ही होती है, लेकिन यहाँ पे ये जस्ट डायरेक्शन को समझने के लिए, ये सब कुछ के लिए हम यहाँ पे, और डायग्राम में भी क्योंकि है तो इसलिए मैं वो बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे ये नेगेटिव क्लाउड अंदर आ रहा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव क्लाउड आ रहा होगा, तो इनर जो सरफेस है उसकी वजह से जो फील्ड होगी सारे डाइपोल्स की मिल के ही बनती है वो, तो वो इस तरह से होगी, E3 का नाम उसे हम दे देंगे, ठीक है, क्योंकि अलाइनमेंट ऐसी तभी पॉसिबल हो सकी है अगर E3 इस डायरेक्शन में होगा, तो वरना यहाँ पे नेगेटिव फिर क्लाउड ना होता, यहाँ पे फिर पॉजिटिव क्लाउड होता अगर ये E3 इधर होती तो इस डायरेक्शन में। तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है क्लाउड, तो इधर नेगेटिव क्लाउड का होना ज़रूरी है, तो ये मतलब एक से एक बात जुड़ी हुई है, तो ये E3 फील्ड कहलाएगी। तो एक एटम किस किस फील्ड में मौजूद है, एक तो ये एक्सटर्नली जो प्रोवाइड की वो जो ऑल द टाइम मौजूद है, मटेरियल पोलराइज हो गया, पोलराइजेशन की वजह से मटेरियल के अंदर फील्ड्स जनरेट हो जाती हैं, और वो एटम फिर उन फील्ड्स जो जनरेट हुई हैं उसके आसपास उनको भी एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो एक इसको एक्सपीरियंस कर रहा होगा, तो पहले E0 आ गई, फिर ये सरफेस जो चार्जेस हैं उनकी वजह से जो कि E1 है, ठीक है, फिर ये हमने एक स्फीयर ले लिया ताकि हम देख सकें कि एटम, ये मेथड लॉरेंस ने डेवलप किया, एक स्फीयर लिया, उस स्फीयर पे हमने कहा कि इन सारे जो पड़ोसी हैं उनकी वजह से यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में जो फील्ड्स होंगी वो इस तरह से होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन पोलराइजेशन इस तरह की होगी कि ये ज़्यादा साइड नेगेटिव होगी, मतलब फील्ड जो जनरेट हुई है नेट फील्ड वो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव होगी और यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव होगी। डायरेक्शन इसी तरह की होगी ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई की है वो ऐसी है कि जैसे यहाँ पे एक हमने पॉजिटिव बैटरी लगा दी हो जिसका ये पॉजिटिव एंड है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो क्या होंगे नेगेटिवली इधर होंगे, ठीक है, सच दैट ये एंड ज़्यादा नेगेटिव अपीयर होगा और ये ज़्यादा पॉजिटिव, जिसकी वजह से इस स्फीयर पे क्या हो जाएगा कि इन सब की वजह से ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। इस तरह से स्फीयर की सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ उसकी वजह से जो फील्ड होगी वो वही होगी जो इन वॉल्यूम चार्जेस की वजह से ये जो आसपास के उनकी वजह से फील्ड हो सकती थी इन पे, ठीक है, इस डाइपोल पे। तो इन सब का जो इफ़ेक्ट है ना वो इस पे अगर हम एक एटम पे निकालना चाहते हैं तो वो इस स्फीयर पे जो सरफेस पे इंड्यूस हुआ है चार्ज उनकी वजह से इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं। तो ये स्फीयर जो उसके हमने बनाया उसकी सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ उसकी वजह से जो फील्ड वो E2 वो भी वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा जो ये नेबर्स की वजह से है। फिर उसके बाद ये ठीक है, और ये जो इसके आसपास के अपने पड़ोसी हैं सबसे करीब तरीन पड़ोसी वो भी पोलराइज्ड हैं, वो भी फील्ड जनरेट कर रहे होंगे, तो उनकी फील्ड की वजह से जो होगी वो होगी E3 फील्ड, ठीक है। अब इस सब में आपने ये देखेंगे हम कि E0 तो अप्लाइड फील्ड है, ठीक है, इसको हम इन टर्म्स ऑफ एक एवरेज फील्ड जो कि इन सारे डाइपोल्स की फील्ड का सम अप अगर हम कर लें ना, जनरेट कर रही सारे डाइपोल्स हैं ना बहुत सारे, इनका जो एवरेज फील्ड बनती है ना सबकी मिला के वो E कहलाती है, ठीक है, इस मटेरियल में। और ये वो E फील्ड है जो मैक्सवेल इक्वेशन में हम यूज़ करते होते हैं कि इस मटेरियल में जो जनरेट होती है फील्ड, मैक्सवेल इक्वेशन आगे हम यूज़ करेंगे आपको वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, उसको हम E फील्ड कहते हैं। ये पहले स्पेस में E0 होती है, और जब ये किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी स्पेस की परमिटिविटी से डिफरेंट है, लेट्स से वो E है और यहाँ पे E0 है, जब वो इसमें इंटर करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती है और वो चेंज हो जाती है इनटू E, ये एवरेज फील्ड कहलाती है जो इन सब फील्ड्स की एवरेज करके हमें मिलती है। जैसे हम लेते हैं ना कि लेट्स से कोई वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की कहीं पे 12
किसी में 13, किसी में 14, हर जगह डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन सम अप करेंगे ना, तो सम अप करने के बाद एक एवरेज फील्ड मिलेगी जो कि एक कांस्टेंट ही होगी, और वो एवरेज फील्ड इज़ समथिंग जो हम ई जिससे डिनोट करते हैं, ठीक है। और मैक्सवेल्स इक्वेशन में या मैक्सवेल फील्ड इसको हम कहते होते हैं, ओके। तो ई एवरेज फील्ड है, और ये फिर एवरेज फील्ड जो होती है ये मैक्रोस्कोपिक फील्ड होती है। ये यहाँ पे ये जो E3 फील्ड है ना, E3 फील्ड में हम डाइपोल नेचर को एक्चुअली में ले रहे होते हैं कि यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल डाइपोल की फील्ड को लेते हैं। एक इंडिविजुअल डाइपोल मीन एक एटम, ठीक है, और डिस्क्रीट नेचर हम यहाँ पे ले रहे होते हैं, जबकि ये जो और दूसरी फील्ड्स हैं ना उन सब में हम कंटिन्यूस नेचर ही ले रहे होते हैं। कंटिन्यूस नेचर मीन हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे होते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो जैसे यहाँ पे ये जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म हुई है ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम ले लेते होते हैं। अभी आई थिंक हमें ये क्लियर हो चुका है कि ये फील्ड्स किस किस तरह की होंगी, कैसे कैसे होंगी, ठीक है। तो एक एटम ये 4 तरह की फील्ड्स को एक्सपीरियंस करा होगा। बारी बारी इन सब के एक्सप्रेशंस को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम E0 के लिए फाइंड आउट करते हैं, फिर E1 के लिए, E2 एंड E3 के लिए मे भी हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें देख लें, ठीक है। ये जो E2 फील्ड है ना, ये वाली E2 फील्ड जो इस लॉरेंस स्फीयर के ऊपर इंड्यूस होती है, इसको हम कहते हैं लॉरेंस फील्ड, ठीक है। लॉरेंस फील्ड कहते हैं। लॉरेंस ने ये क्योंकि मेथड डेवलप किया था, और ये लॉरेंस स्फीयर पे जो फील्ड इंड्यूस होती है उसके सरफेस पे वॉल्यूम की वजह से नहीं, जैसे ये E1 सरफेस पे चार्जेस की वजह से है, उसके वॉल्यूम की वजह से नहीं। तो इसी तरह ये लॉरेंस जो फील्ड है ये भी सरफेस चार्जेस की वजह से है, जो कि इस लॉरेंस स्फीयर के सरफेस पे इंड्यूस हुए हैं। उसको लॉरेंस फील्ड कहते हैं। और ये एक एटम जो फील कर रहा होगा, एक्सपीरियंस कर रहा होगा, उसे लोकल फील्ड कहते हैं। लोकल फील्ड जो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम करते हैं E0 कैलकुलेट एंड देन E1, ठीक है। E0 मतलब इसे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस मैक्सवेल फील्ड विच इज़ एक्चुअली द एवरेज फील्ड, ठीक है। और ये मैक्रोस्कोपिक फील्ड है, लार्ज स्केल फील्ड है। एवरेज फील्ड्स वही होती हैं। और ये लोकल फील्ड क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक फील्ड है, जो कि एक एटम पे हम देख रहे हैं ना, एक बिल्डिंग ब्लॉक पे देख रहे हैं। जबकि मैक्रोस्कोपिक है, पूरे मटेरियल में एज अ होल क्या जनरेट हुई है एज अ होल, ठीक है। तो ये उसका है। तो हाँ, तो जब ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसकी परमिटिविटी होगी, लेट्स से वो E है, ठीक है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज़ द परमिशन गिवन बाय द मटेरियल टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है, या इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को ट्रांसफ़र करने के लिए जो वो परमिशन देती है, मटेरियल देता है, ये स्पेस देती है, उसको हम परमिटिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे इस मटेरियल में वो E है, और स्पेस में हमने अप्लाई की थी इस मटेरियल पे। यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे कोई और मटेरियल, लेकिन हमने अभी यहाँ पे स्पेस ली हुई है। यहाँ पे स्पेस है, कोई भी लेट्स से एयर भी है, तो वो भी ऑलमोस्ट स्पेस हम उसे ले सकते हैं, उसकी भी परमिटिविटी ऑलमोस्ट यही होती है। तो उसको स्पेस में से हमने अप्लाई की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। E0 उसका मैग्नीट्यूड था। जब वो मटेरियल पे इंसिडेंट होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट होने मटेरियल जिसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी डिफरेंट है, और अगर ये इस तरह से इस डायरेक्शन में ऐसे की जाए, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड वो चेंज हो जाती है। आउटसाइड वो E0 थी ना, इनसाइड वो E हो जाएगी। यहाँ पे एवरेज फील्ड डिफरेंट हो जाएगी और यहाँ पे डिफरेंट, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी डिफरेंट है। लेकिन बाय बाउंड्री कंडीशंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशंस जब अप्लाई की जाती हैं, तो हमें पता चलता है कि इसमें जो D फील्ड है आउटसाइड भी और इनसाइड भी वो सेम रहती है। E चेंज हो जाता है, यहाँ पे E0 है, यहाँ पे E इंड्यूस होता है। यहाँ पे E0 यहाँ से था, और यहाँ पे ट्रैवल करते हुए जब इस मटेरियल में वो जाती है तो वो E हो जाती है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ पे C थी आउटसाइड वैक्यूम में, और यहाँ पे V हो जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाती है, वो E0 से यहाँ पे E हो गई, ओके। तो लेकिन D फील्ड जो है दोनों मटेरियल में सेम रहती है, अगर वो इस तरह से इंसिडेंट ही करवाई जाए तो D इक्वल होता है स्पेस के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो वो E0 टाइम्स E के इक्वल होता है। E0 मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें यहाँ पे E0 परमिटिविटी और कैपिटल E0 इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे जो आउटसाइड स्पेस में D फील्ड होगी वो क्या होगी, E0 कैपिटल E0 हो जाएगी। और इनसाइड मटेरियल में क्या होगा, इनसाइड मटेरियल में जब जाएंगे तो D इक्वल हो जाती है E टाइम्स E, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो इस मटेरियल में है टाइम्स जो
इलेक्ट्रिक फील्ड है उस मटेरियल में, विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू ई नॉट टाइम्स कैपिटल ई प्लस पोलराइजेशन। ठीक है, जब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में फील्ड्स इंटर होती हैं तो पोलराइजेशन भी होती है। स्पेस में पोलराइजेशन नहीं होती, इसमें पोलराइजेशन भी होती है, कुछ पार्ट उसमें जाता है, उस पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ओके, तो पहले यहाँ पे पोलराइजेशन होती है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और ये इस तरह से डिवीजन हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ इसके भी इक्वल होती है। ठीक है, तो क्योंकि डी फील्ड दोनों में सेम है, ओके, तो यहाँ पे इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो हमें मिल जाएगा ई नॉट टाइम्स कैपिटल ई नॉट दिस इज इक्वल्स टू ई नॉट कैपिटल ई प्लस पी। यहाँ पे ई यूज़ करनी है क्योंकि इस डी यहाँ पे ई थी, तो यहाँ पे हम ई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू ई नॉट ई प्लस पी है, ई नॉट ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो ई नॉट यहाँ पे मिल जाएगा कैपिटल ई नॉट विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैंसिल, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ई इज़ द एवरेज फील्ड जो कि इस पूरे मटेरियल में, ये सारी फील्ड्स आप अगर एवरेज आउट करें ना, ये E1 E2 सारी के सारी सारों की एवरेज करें तो इस मटेरियल में एज अ होल जो जनरेट होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, या जो वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा एज अ होल पूरा का पूरा मटेरियल, वो E होगी। ठीक है, जिसे हम एवरेज फील्ड कहते हैं, जिसे हम मैक्सवेल फील्ड कहते हैं, और ये मैक्रोस्कोपिक फील्ड होती है। पूरे मटेरियल में हम देख रहे होते हैं एज अ होल क्या जनरेट हुई है। तो ये फिर ये हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। तो वो जो हमने लिखा था लोकल फील्ड का एक्सप्रेशन, ई लोकल इक्वल्स ई नॉट प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3, उसमें से हमने ई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, और वो ये है, ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। अब हम E1 फील्ड को फाइंड आउट करते हैं विच इज़ द डीपोलराइजिंग फील्ड, एंड E1 कैलकुलेशन ये थी ई नॉट कैलकुलेशन जो कि हमने बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हुए लिए। ये है एयर डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री। एयर भी वैसे डाइलेक्ट्रिक है, तो लेकिन इसकी जो वैक्यूम जैसी ही प्रॉपर्टीज़ हैं ऑलमोस्ट, तो हम ये इसलिए वैक्यूम डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री भी कह सकते हैं। तो ये ई नॉट से ई तक का सफ़र ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ई नॉट, और यही इधर इंटर हुई तो ये ई बन गई, कैपिटल ई डिफरेंट होगी। तो ये बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने ई नॉट कैलकुलेट कर लिया। अभी हम करते हैं E1 कैलकुलेशन विच इज़ डीपोलराइजिंग फील्ड, और इसको अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो वो क्या हो जाएगी, द फील्ड जनरेटेड बाय द polarized are bound charges on the external surface of the dielectric is called E1 field या फिर depolarizing field और depolarizing field. It acts to depolarize the material, ठीक है, and it acts against the applied field, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये इसका क्या एक्सटर्नल सरफेस ये द ऑटोमोस्ट जो सरफेस होती है मटेरियल की, ठीक है, वो ये एक्सटर्नल सरफेस है मटेरियल जैसा, जैसे ये है ना पेन, इसकी एक्सटर्नल सरफेस क्या है, ये जो मुझे नज़र आ रहा है, इसकी बाउंड्रीज़ जो हैं वो, इस बाउंड्री पे जो चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है, पोलराइज चार्ज या बाउंड चार्ज, जो मैंने ये बताया था कि यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इकट्ठा हो गया यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसकी वजह से फील्ड जनरेट होती है, और उस फील्ड को हम E1 फील्ड कहते हैं या फिर डीपोलराइजिंग फील्ड कहते हैं। इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज डीपोलराइजिंग फील्ड, एज इट एक्ट्स टू डीपोलराइज द मटेरियल। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हाईली डिपेंड करता है कि शेप क्या है एक्सटर्नल सरफेस की। लेट्स से आपने स्फीयर लिया है, ठीक है, तो इसकी डीपोलराइजिंग फील्ड जो है डिफरेंट होगी, ठीक है, वो अगर आप इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करें तो आपके पास इसकी डीपोलराइजिंग फील्ड आती है P/3 आती है, ठीक है। ये प्रॉपर इसका मेथड है। जैसे हम फाइंड आउट करते होते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर, जो कि सरफेस पे जो सिर्फ आ रहा हो, ठीक है, ये वॉल्यूम वाला पार्ट नहीं उसमें ऐड करना। यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर जिसमें सिर्फ सरफेस चार्ज हो,
वॉल्यूम चार्ज ना हो, तो वो जैसे मैंने वो कहा वैसे आप इसकी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्फीयर है ना तो वो P/3 आएगी। अगर लेट्स से ये सिलेंडर है तो सिलेंडर के केस में अगर सिलेंडर आपने ऐसा रखा है, ठीक है, ऐसा वर्टिकली रखा हुआ है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर होता है कि लाइन जाती है, जैसे ये पेन है ना, इसका जिस पेन के अंदर ये जो ट्यूब सी पड़ी हुई है जिसमें इंक है, ये जिस डायरेक्शन में पड़ी है उसको एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहते हैं। अपने सिलेंडर इस तरह से रखा हुआ है, एक्सिस उसका इसी डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई कर दी है ना, तो इसकी ये जो E1 फील्ड है 0 आती है सरफेस पे। और अगर आपने उसको इस तरह से परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड रखा है, एक्सिस इस डायरेक्शन में, आप ट्यूब की डायरेक्शन जो है वही एक्सिस की डायरेक्शन है, और अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, या फिर आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं। तो दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 वो नॉन ज़ीरो होगी, दैट विल बी P/2 E0 माइनस साइन में, क्योंकि वो अप्लाइड की अगेंस्ट डायरेक्शन में है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से, तो आई जस्ट मेंट टू से कि जो E1 फील्ड है वो ज्योमेट्री ऑफ द डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करती है कि उसकी शेप कैसी है, ठीक है। शेप स्फेरिकल है तो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। शेप अगर रेक्टेंगुलर है, सिलेंड्रिकल है, स्लैब है, स्फीयर है, सब के केसेस में ये डिपोलराइजिंग फील्ड डिफरेंट होगी। और अगर वो स्फीयर ही है, नो मैटर कि उसकी वो किस एटम की बनी हुई है, ठीक है। अगर ये कार्बन एटम डायमंड है वो स्फीयर शेप में है, और अगर कोई और है जो किसी और मटेरियल का बना हुआ है, ये लेट्स से डायमंड का बना हुआ है, और ये लेट्स से क्या मटेरियल लूँ, मैं जहन में ही नहीं आ रहा कोई, मैं ले लेती हूँ कोई भी, मैं XYZ मटेरियल ले लेती हूँ, ठीक है। तो दोनों के केस में अगर दोनों स्फेरिकल शेप है ना, तो दोनों में आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन सेम ही आएगा, वो आएगा -P/3 E0, दोनों अगर स्फेरिकल है। लेकिन P दोनों में फिर डिफरेंट हो जाएगा, वो फिर ऑब्वियसली, लेकिन जनरल एक्सप्रेशन आपका सेम ही रहेगा। P फिर दोनों के लिए डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पोलराइजेशन दोनों की डिफरेंट होगी, दोनों की स्ट्रेंथ डिफरेंट है, एटम्स डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपने लिखना है कि ये शेप सेंसिटिव है, और इसका जनरल जब आप एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हो, और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब फाइंड आउट की कि स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, स्फेरिकल सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, मैंने बताया सरफेस के लिए सिर्फ हम देखते होते हैं E1 फील्ड। तो ये जनरल देखा गया कि वो -n टाइम्स P/E0 के इक्वल होती है इसकी एक्सप्रेशन। n फिर देखा गया कि स्फीयर के लिए 1/3, स्फीयर के लिए जब कैलकुलेट किया ना वो -P/3 आया, ठीक है। सिलेंडर के लिए देखा किसी केस में 0, वही मैंने जब कहा एक्सिस पे भी डिपेंड करता है कि किस एक्सिस के अक्रॉस रखा गया है, और दूसरी एक्सिस पे रखा तो वो -P/2 आया, किसी में -P/E0 आया, जैसे क्यूब में हो गया, ठीक है। और इस तरह से सोन, तो फिर हमने इसको एक जनरल फॉर्म में लिख दिया कि P/E0 सब में आ रहा है तो -P/E0 रखते हैं, और उसके साथ n लिख देते हैं, और n डिफाइन कर देते हैं। स्फीयर शेप के लिए 1/3 का फैक्टर आ रहा है, सिलेंडर के लिए 1/2 का आ रहा है, किसी में 0 आ रहा है, किसी में 1 आ रहा है, तो ये सारे फिर हमने n डिफाइन कर दिए। तो ये n को हम फिर डिपोलराइजेशन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और ये कैलकुलेशन में अपीयर हो जाता है, डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट होता है बस। तो ये है डिपोलराइजिंग फील्ड, ठीक है। और ये है इसका एक्सप्रेशन, जो कि हमने इसी तरह से ही लिखना था, इसकी कैलकुलेशन में नहीं जाना। वैसे इसकी कैलकुलेशन स्फेरिकल शेप के लिए, या आगे ये जो हमने लॉरेंस स्फीयर लिया है ना, अगर आप देखें किधर गया लॉरेंस स्फीयर, ये है लॉरेंस स्फीयर है, स्फेरिकल इन शेप, और इस पर भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो आप उसकी देखेंगे, इसका जो एक्सप्रेशन आएगा ना, इसकी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड E2 फाइंड आउट करेंगे तो वो -P/3 आएगी, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगी, क्योंकि इस फील्ड की डायरेक्शन है E1 की डायरेक्शन अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड, इसलिए वो नेगेटिव आई है, ठीक है। E1 नेगेटिव आई है क्योंकि वो अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड है, लेकिन ये जो E2 फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसी फील्ड डायरेक्शन में, इसलिए ये पॉजिटिव आएगा, P/3 आएगी, ठीक है। ये आगे हम देख लेंगे, P/3 आ जाएगी, प्लस में आएगी क्योंकि ये अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में ही है। तो ये हम देखेंगे कि बेशक इसका स्फीयर का साइज़ कम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इस साइज़, एक्सप्रेशन वही आया क्योंकि शेप सेम थी, स्फेरिकल शेप ही थी। अगर ये पूरा डाइलेक्ट्रिक भी स्फेरिकल इन शेप होता तो E1 जो है वो भी यही -P/3 ही आती, मतलब मैं ऐसे कह रही हूँ। तो ये इसका मेथड हम मतलब कैलकुलेशन का उसमें भी देख लेंगे। तो ये कहीं आसमान से नहीं एक्सप्रेशन आया, ये आया है प्रॉपरली कैलकुलेट करके, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्टली देख लिया है जनरल एक्सप्रेशन ये इसका होगा, n इज़ फॉर डिपोलराइजेशन फैक्टर। सो E1 हमने कैलकुलेट कर लिया, नेक्स्ट हम E2 को कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ लॉरेंट्ज़ फील्ड।
जिसकी कैलकुलेशन भी बहुत इजीली हो जाएगी, और लास्ट में हम E3 को देख लेंगे और उनको सम अप करेंगे तो हमें लोकल फील्ड मिल जाएगी और ये पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप अभी तक हमें जो चीज़ें हमने देखी वो हमें समझ आ चुकी हैं, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से क्या होता है जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो किस तरह से वो पोलराइज़ हो जाता है। पोलराइज़ होने के बाद हर रीजन के लिए हमने कहा कि एक एटम में अगर हम देखना चाहते हैं कि वो फील्ड कौन सी जनरेट एक्सपीरियंस कर रहा है तो हमने तमाम नेबर्स को देखना है, सरफेस नेबर्स को भी, वॉल्यूम में जो नेबर्स हैं उनको भी। तो वो करते करते लॉरेंस का हमने मेथड यूज़ किया जिसके अकॉर्डिंग हमने सरफेस की फील्ड ली जो कि है E1, और फिर हमने लॉरेंस स्फीयर बनाया और उसकी सरफेस पे फील्ड ली विच इज़ E2 विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, और उसके अंदर कई भी फील्ड्स ली जो कि डायपोल्स की वजह से जनरेट हुई वो हमने E3 ली, और इन सब को हम बारी बारी कैलकुलेट कर रहे हैं। E0 को हमने बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हुए कैलकुलेट किया, E1 को हमने सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, पोलराइज सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट शेप्स का लेते हुए जनरल एक्सप्रेशन लिया और वही हमने यहाँ पे कोड कर दिया। और अभी हम नेक्स्ट ऑन E2 और E3 को कैलकुलेट करेंगे।